नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था एक नया ग्लोबल फैक्टर जो अब इम्पैक्ट करेगा इंडिया और ग्लोबल इकोनॉमी को। वो है चाइना की इकोनॉमी और कैसे चल रहा है उसके अंदर एक डेट क्राइसिस। उस क्राइसिस के सारे फैक्टर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और आपको बताएंगे कि कैसे चाइना की इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है सिर्फ 30 दिन के अंदर अंदर। सबसे पहले मैं आप लोगों को फिर से थैंक यू बोलना चाहता हूं, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट के लिए। उसी वजह से आज हम इतनी स्पीड से इतनी आगे बढ़ रहे हैं और हमारे को YouTube एल्गोरिथम सपोर्ट कर रहा है ये हमारे मैसेजेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का। तो आप लोग ऐसे ही अपने मन की बात मेरे साथ डिस्कस करते रहें नीचे कमेंट्स में और मैं आपको उसके ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लाके देता रहूँगा। और जिन दोस्तों का नाम मैंने लिया था अपनी वीडियो एक रिकैप के अंदर, वो लोग नीचे मेंशन ईमेल एड्रेस पे मेरी टीम को कांटेक्ट करें जिससे मेरी बैक टीम उनको अप्रोच कर सके, क्योंकि उनके लिए है मेरे पास एक सरप्राइज। आपने अपनी जर्नी शुरू की है फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर और हमें दिया है और हौसला अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ने का, तो उसका रिवॉर्ड तो बिल्कुल बनता ही है। और अब मैं मेंशन करूंगा आज के 3 लोग जिनको हम सपोर्ट करना चाहते हैं और मोटिवेट करना चाहते हैं कि वो अपनी जर्नी को किक स्टार्ट करें फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर। उनके नाम हैं रूपल चौधरी, सोनम गुप्ता, हिमांशु कुमार राय। आप भी नीचे ईमेल एड्रेस पे सपोर्ट टीम को कांटेक्ट करें, क्योंकि दोस्तों यही गोल है इस चैनल का, आपको पहुंचाना आपकी मंजिल तक। वो है एक फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ जीना लाइफ अपनी टर्म्स पे, और मैं चलूंगा आपके साथ स्टेप बाय स्टेप और आपको देता रहूंगा सपोर्ट और हौसला अपनी मंजिल तक पहुंचने का। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। चाइना ने पिछले हफ्ते रेट कट किए, सिर्फ अपनी इकोनॉमी को कोलैप्स से रोकने के लिए ही नहीं, बल्कि कुछ समय खरीदने के लिए जो उसे मिले संभालने के लिए अपनी इकोनॉमी को। इस सब की शुरुआत हुई सितंबर में चाइना के हाउसिंग बबल से। दोस्तों, चाइना की सबसे बड़ी डेवलपर कंपनी एवरग्रांडे, उसने सितंबर 2021 में डिफॉल्ट डिक्लेयर किया। डिफॉल्ट कंपनी तब करती है जब उसकी पेमेंट ड्यू होती है अपने लेंडर्स के लिए और वो उसको समय से पे नहीं कर पाती इंटरेस्ट के समेत। तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक पे अपनी कुछ रिसर्च की है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और जब आप इसको सुनेंगे तो आप मेरी बात से अग्री करेंगे कि जितना हम समझ रहे हैं हालत उससे ज़्यादा ही खराब है। और दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं हम इसको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दें, तो इसको समझिए इस तरीके से। चाइना है दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक। दुनिया में 21% प्रोडक्ट चाइना में बनते हैं जो दुनिया के लोग रोजाना इस्तेमाल करते हैं। उस समय मैंने इस मैटर को इतना सीरियसली नहीं लिया था और सोचा भी नहीं था कि ये ले जाएगा चाइना को एक ग्रेट डिप्रेशन की ओर। तो शुरू करते हैं चाइना की रियल एस्टेट की कंडीशन से। जैसा इंडिया के अंदर है वैसा ही चाइना में है। लोग रियल एस्टेट को दुनिया के अपने देश की सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट मानते हैं, और चाइना की जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन है दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन। इन दोनों फैक्टर की वजह से कोविड से पहले तक चाइना की रियल एस्टेट रेगुलरली हर साल 10% के हिसाब से बढ़ रही थी, क्योंकि वहां पे भी हर फैमिली का सपना एक ही होता है, खुद का अपना घर होना, जैसा है हमारे देश में। वही एक वजह है कि चाइना की हाउसिंग मार्केट की डिमांड जो है सिटीज में तो उससे भी कई गुना ज्यादा है जितना उसकी ओवरऑल डिमांड है, क्योंकि सप्लाई जो थी वो हाउसिंग डिमांड को कभी मीट नहीं कर पाती थी। तो चाइना में अलॉटमेंट होती थी एक लॉटरी सिस्टम के थ्रू जो गवर्नमेंट निकालती थी, और उस लॉटरी के ऑड्स होते थे 1 से 60, यानी 1:60। और दोस्तों, चाइना की 70% वेल्थ जो है वो है इन्वेस्टेड रियल एस्टेट के अंदर। उसके साथ एक प्रॉब्लम और भी थी, वहां लोग सोचते थे कि हाउसिंग मार्केट इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट है कि कुछ भी कहीं भी कभी भी खरीद लो, उस पे उनको रिटर्न तो मिलेगी ही मिलेगी फ्यूचर में। फिर डेवलपर्स ने उस सोच का फायदा उठाना चालू किया।
उन्होंने चालू किया उठाना डिपॉजिट्स कंस्ट्रक्शन करने से पहले, और लोगों ने उसको खरीदा बिना सोचे समझे, ये सोच के कि अभी तो सस्ता है, आगे चल के तो प्राइस बढ़ ही जाएंगे, अभी खरीदना बेटर है, बनने का इंतजार क्यों करें। चाहे वहां कोई रहता भी नहीं है और वो खाली भी पड़ा रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। डेटा बताता है कि लोगों ने अपनी ईयरली सैलरी से 23 गुना तक के लोन उठाए बैंकों से, और ईएमआई बनाई 50% की मंथली सैलरी की इस उम्मीद में, कि इस चाह में कि वो प्रॉपर्टी को ओन कर सके। बड़ी सिटीज के आसपास जितनी भी सोसाइटीज डेवलप हो रही थी उनकी वैकेंसी रेट पहुंच गया 22% से ज्यादा हाई, क्योंकि लोगों ने वो प्रॉपर्टी खरीदी तो सही लेकिन रहने के मकसद से नहीं, सिर्फ एप्रिसिएशन के मकसद से। जब गवर्नमेंट ने देखा कि ये रेट इतना हाई पहुंच गया है तो उसने क्या किया, उसने वो 22% का एक्स्ट्रा स्टॉक खुद खरीद लिया, जिससे डिमांड तो बनी रहे और प्राइस और ऊपर चले गए। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी एक फैक्टर बना। जो डेवलपर्स थे उन्होंने ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को रेगुलरली गिराना चालू कर दिया, क्योंकि उनको चाहिए थे बड़े मार्जिन्स। ये तो एक प्रॉब्लम था ही, एक प्रॉब्लम और भी था कि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, जबकि आप इसे एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो ही ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा यूट्यूब एल्गोरिथम के थ्रू, और अवेयरनेस फैलेगी सब लोगों में कि होता क्या है दुनिया में। अब मजाक छोड़ के बताते हैं आपको कि प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई। प्रॉब्लम शुरू हुई जब डेवलपर्स ये प्री सेल यूनिट्स कंप्लीट नहीं कर पाए। डेवलपर्स ने क्या किया, ये प्री सेल यूनिट्स के डिपॉजिट उठा के खरीदी और लैंड, और उस लैंड्स के ऊपर उठाने लगे और डिपॉजिट्स। तो दोस्तों, ऐसे कर करके बन गया एक तरीके से ये पिरामिड पॉन्जी स्कीम। अगर डेटा को देखें तो पता चलेगा कि प्री सेल्स डिपॉजिट जो थे वो थे सबसे बड़ा सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर द डेवलपर्स, बैंक लोन से भी ज्यादा, क्योंकि बैंक लोन पे तो देना पड़ता था इंटरेस्ट, और ये था टोटली इंटरेस्ट फ्री। और आज की सच्चाई क्या है, वो ये है कि पूरी की पूरी सिटीज पड़ी हैं इनकम्प्लीट, क्योंकि डेवलपर्स के पास आज की डेट में पैसा नहीं है उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए। और दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो पूरी कहानी शुरू हुई है। जैसे जैसे डेवलपरों ने प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन बंद करी, जो ओनर्स थे उन्होंने बैंकों को अगेंस्ट कर दिया बॉयकॉट स्ट्राइक। वो बोले कि हम नहीं देंगे बैंकों को उनकी पेमेंट, मॉर्गेज पेमेंट, जब तक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हो जाती। देखिए उस रैली को जरा। ऑल्दो ये शुरू तो हुआ था एवरग्रांडे के बॉयकॉट से, जो उसका डेट था $300 बिलियन, लेकिन देखते ही देखते ये 100 सिटीज के अंदर फैल गया, 320 प्रोजेक्ट्स के अंदर। ऑल्दो चाइनीज गवर्नमेंट ने बहुत प्रेशर बनाया कि इन डेवलपर्स और बैंक्स के ऊपर कि इस मैटर को सेटल करो, लेकिन उसमें थोड़ी देर हो चुकी थी। फरवरी 2021 से ही होम सेल्स तो ऑलरेडी गिरने लगी थी मंथ आफ्टर मंथ। तो देखना ये है कि अब चाइनीज गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि यहाँ से सिचुएशन तो दोस्तों बिगड़ती ही नजर आ रही है। इस सब के बाद, मतलब बॉयकॉट के बाद, चाइनीज गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दी कि वो इन फंड्स को, डेवलपर के फंड्स को वो मॉनिटर करेगी और उनको सुपरवाइज करके जल्द से जल्द सारे बायर्स को उनके प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी दिलाएगी। पर सच्चाई ये है दोस्तों कि 96% चाइनीज की पॉपुलेशन चाइनीज रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड है, और 1.3 करोड़ यूनिट्स जो हैं वो अभी इनकम्प्लीट हैं। तो क्या लगता है आपको, इसका इम्पैक्ट क्या और इंडस्ट्रीज पे नहीं आएगा? और उस पर सबसे मेजर सफर कौन करेगा? वो होगा सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर। 11 जुलाई को बैंक ऑफ चाइना के बाहर एक प्रोटेस्ट हुई, क्योंकि उसके जो बैंक अकाउंट ओनर्स थे उनके अकाउंट्स फ्रोज कर दिए गए थे, ये कह के कि गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट कर रही है एक फाइनेंशियल फ्रॉड। दोस्तों, चाइना के सारे बैंक्स लोन करते हैं अपने डेवलपर्स, पैसा डेवलपर्स को, और डेवलपर्स क्या करते हैं, उस पैसे को ले जाते हैं ओवरसीज प्रोजेक्ट को डेवलप करने में। इसको कुछ ऐसे समझो, चाइना के बैंक ने डेवलपर को लोन दिया मान लो $100 मिलियन,
$10 मिलियन की तो उसने लैंड खरीदी, उसके ऊपर उठा लिए डिपॉजिट्स, और डिपॉजिट्स को मिला के बाकी का पैसा उसने कर दिया ट्रांसफर ओवरसीज। अब चाइनीज गवर्नमेंट कहती है कि वो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख युआन यानी इंडियन रुपी 8 लाख तक का डिपॉजिट लोगों को वापस करेगी। पर उससे होगा क्या दोस्तों? क्या बायर ट्रस्ट करेगा डेवलपर्स को या फिर इन बैंक्स को भी? इसको टेक्निकली दोस्तों एक बैंक रन भी कहते हैं। होता क्या है कि इंडिया में या चाइना में बैंक्स को अलाउड है कि वो अपने टोटल डिपॉजिट्स का 10% ही एसेट रख सकते हैं अपने बैंक में एज अ सेफ्टी सिक्योरिटी, और बाकी 90% वो दे सकते हैं आगे बोरोवर्स को बेटर इंटरेस्ट पे, जिससे उनकी बुक्स बनती है प्रॉफिटेबल। क्योंकि उनका मानना है कि एक गिवन टाइम पे या किसी स्पेसिफिक समय पे कभी भी 10% से ज्यादा डिपॉजिटर्स उस पैसे को नहीं विड्रॉ करेंगे। पर 2019 में कोविड के बाद चाइना ने उस 10% के डिपॉजिट के लेवल को और भी नीचे कर दिया बैंकों के लिए, जिससे बैंक रन का रिस्क और भी बढ़ गया। जबकि चाइनीज गवर्नमेंट पूरी तरह लगी हुई है इस क्राइसिस को संभालने में, जैसे डिपॉजिटर्स और बायर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करना, डेवलपर्स को स्टिमुलस प्लान की तरह लिक्विडिटी देना, पैसा बांट के। ऑफ कोर्स दोस्तों यही रास्ता है एक लोन क्रिएटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, कि उसको और लोन दो। लेकिन ये मानना है कि ये लोन अब 300 मिलियन युआन के ऊपर तक जा सकता है, और जब ये लोन बाजार में चला जाएगा तो इसको संभालने में कितना टाइम लगेगा ये अब किसी को नहीं पता, चाइनीज गवर्नमेंट को भी नहीं। वो तो कह रही है कि ये पैसा जो रुके प्रोजेक्ट है उसकी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करेगा, फिर वो लोगों को अलॉट होंगे और वो लोग उस पे एक रेंटल इनकम बनाना स्टार्ट करेंगे। ऑल्दो शॉर्ट टर्म में इसका बहुत मेजर इम्पैक्ट आएगा इंडियन मार्केट्स पे भी, क्योंकि चाइना के अंदर है बहुत बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और जब वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाइना से अपना पैसा निकालेगी और उसका रिपल इम्पैक्ट इंडिया पे आएगा, तो वो थोड़ा सा रुक के सतर्क होके समझेगी पहले कि अब इन्वेस्टमेंट कैसे कर। तो इंडियन मार्केट भी उससे के चपेटे में जरूर आएगी। और एक और फैक्टर है, क्योंकि चाइना भी इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, और जब चाइना की अपनी इकोनॉमी कोलैप्स करेगी तो वो लोग पैसा निकालेंगे इंडिया से भी, उसका भी इम्पैक्ट एक आएगा इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो एक बार का तो चाइना के हालात काफी बिगड़ सकते हैं थोड़ा संभलने से पहले। दोस्तों ये तो सिर्फ एक शुरुआती और कुछ फैक्टर थे जो इम्पैक्ट करेंगे चाइना के नेक्स्ट कोलैप्स को, लेकिन इसमें और भी कई फैक्टर हैं जो इसीलिए ये वीडियो हमने आपके लिए बनाया है 2 पार्टों में। इसका पार्ट 2 लाऊंगा मैं बहुत जल्दी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे चाइना की मार्केट कोलैप्स कर जाएगी सिर्फ 30 दिन के अंदर अंदर। तो उसको जरूर देखिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।